नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीबीआई राजस्थान में किसी भी मामले की जांच कर सकेगी। बजरलाल सरकार ने गहलोत राज में सीबीआई जांच पर लगी रोक हटाई। जी हां दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई अब राजस्थान से जुड़े किसी भी मामले की जांच कर सकेगी। अब बिना राज्य सरकार से पूछे भ्रष्टाचार और दूसरे मामलों में सीधे छापेमारी सीबीआई कर सकेगी। सीएम बजरलाल शर्मा ने अशोक गहलोत सरकार के समय सीबीआई जांच की सहमति पर लगी रोक को हटाने का फैसला वापस ले लिया है। सीएम ने राजस्थान में सीबीआई को जांच के लिए सहमति दे दी है। इस आदेश के बाद अब सीबीआई राजस्थान में किसी मामले को लेकर कार्रवाई कर सकेगी। उसे राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। सीएम से प्रस्ताव की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब सीबीआई को जांच के लिए हर मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। गहलोत सरकार ने सीबीआई को राजस्थान में जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति को वापस ले ली थी। 2019 में गहलोत सरकार को रोक लगाने के बाद से सीबीआई बिना राज्य सरकार की मंजूरी के कोई जांच या एक्शन नहीं कर पा रही थी। उस वक्त सभी कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने यहाँ सीबीआई की एंट्री रोक कर दी थी। सीबीआई को किसी भी मामले में जांच करनी होती थी तो छापा मारना होता था, तो पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जो मिलती नहीं थी। 3 दिन जयपुर में रहेंगे पीएम मोदी और अमित शाह। 100 से ज्यादा गाड़ियों के साथ रिहर्सल। वीवीआईपी मूवमेंट के कारण रोका जाएगा ट्रैफिक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले 3 दिन जयपुर में रहेंगे। वे जयपुर के राजभवन इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। गुरुवार को 100 से ज्यादा गाड़ियों ने एयरपोर्ट से राजभवन, राजभवन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सहकार मार्ग स्थित आरएसईबी के क्वार्टर तक रिहर्सल किया। इस दौरान रास्ते में कई जगहों पर ट्रैफिक भी रोका गया था। कल से 3 दिन की वीवीआईपी मूवमेंट के कारण कई रास्तों पर ट्रैफिक रोका जाएगा। कार्यक्रम में सभी राज्यों के डीजीआईजी के साथ कई एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा के लिए जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। मोदी और शाह के जयपुर में आने और जाने को लेकर रिहर्सल पूरी कर ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए डायरेक्टर अजीत डोभाल शुक्रवार दोपहर 1 बजे विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सीधे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट से जेल मार्ग पर ट्रैफिक रोका जाएगा। अमित शाह और अजीत डोभाल के लिए जयपुर में रुकने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को शाम 5:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सीधे बीजेपी ऑफिस जाएंगे। इस दौरान भी ट्रैफिक रोका जाएगा। सीएम के दखल के बाद पहली एफआईआर 10,000 रजिस्ट्रेशन फर्जी कर दिए थे, 500 करोड़ रुपए कमाए। जी हां दोस्तों, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्रेशन को लेकर चिकित्सा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। विभाग की ओर से सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंघल ने काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार नवीन सागी व अन्य के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्रेशन करने का अशोकनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। इसके अनुसार काउंसिल में पहले तो फर्जी फार्मेसी की डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मार्कशीट से फार्मिस्ट के तौर पर पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कराया जाता था। बाद में कूटरचित तरीके से बनाई गई मेल आईडी से फर्जी ऑनलाइन सत्यापन करा पंजीकरण कर लिया जाता था। पिछले दिनों फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट ने फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद जांच की थी, जिसमें 101 फर्जी रजिस्ट्रेशन होना सामने आया था। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के विश्वविद्यालयों के फर्जी डिप्लोमा और डिग्रियों को तैयार कर उसके आधार पर फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया था। फर्जीवाड़े का यह मामला जब उच्च स्तर पर आ गया तो मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने इसको गंभीर माना और इस मामले का विभाग को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके बाद चिकित्सा विभाग ने मामले में सख्ती की और अशोकनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। इस मामले पर तत्कालीन रजिस्ट्रार नवीन सागी से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। एफआईआर में काउंसिल अध्यक्ष महावीर सोगानी पर भी आरोप है कि रजिस्ट्रेशन पर सह ताक्षरी काउंसिल के अध्यक्ष थे वे, फिर भी उन्होंने उनके पद का दुरुपयोग कर कुटरचित दस्तावेजों के जरिए फार्मिस्टों के फर्जी रजिस्ट्रेशन किए, जिससे सरकारी फार्मिस्ट की भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई। जोधपुर में कोरोना का दूसरा केस, 6 साल के बच्चे की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, एम्स में चल रहा इलाज। जी हां दोस्तों, जोधपुर में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। बुधवार को शहर में इसी सीजन का दूसरा पॉजिटिव केस सामने आया है। मरीज 6 साल का बच्चा है। इससे पहले शहर में 19 साल की युवती पॉजिटिव मिली थी। 6 साल के मासूम के पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के अनुसार शहर के सूरसागर रावटी क्षेत्र में एक 6 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है। बच्चे की कोई ट्रेवल हिस्ट्री अब तक सामने नहीं आई है। बच्चे को एहतियात के तौर पर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे को लंबे समय से बुखार जुकाम की शिकायत थी। सैंपल लेने पर कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सूचना पर डिप्टी सीएम एचओ प्रीतम सिंह मौके पर पहुंचे और बच्चे के परिवार के लोग व उनके कांटेक्ट में आए 9 लोगों के सैंपल लिए हैं। स्कूलों में बड़ी सर्दी की छुट्टी। अब सीकर में 15 और जयपुर में 16 जनवरी को खुलेंगे स्कूल।
जी हां दोस्तों, कड़ाके की ठंड के कारण दो जिलों जयपुर और सीकर में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की सर्दी की छुट्टी 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। 14 जनवरी को रविवार है। जयपुर में 15 जनवरी को मकर संक्रांति की छुट्टी पहले से ही घोषित है। ऐसे में अब जयपुर के सभी स्कूल 16 जनवरी को ही खुलेंगे, वहीं सीकर में 15 जनवरी को खुलेंगे। दरअसल जयपुर में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के शीतकालीन अवकाश को 8 दिन और बढ़ा दिया है। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र राजपुरोहित ने गुरुवार को आदेश जारी कर बताया, अगले एक सप्ताह तक मौसम में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बरकरार रहेगी। मौसम में बदलाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 13 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश की अवधि को बढ़ाया जाता है। हालांकि इस दौरान पूर्व निर्धारित परीक्षाएं यथावत रहेगी। जो भी स्कूल सरकार के नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले राजस्थान सरकार ने 13 दिन का शीतकालीन अवकाश घोषित किया था, जो कि 24 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 5 जनवरी 2024 तक निर्धारित किया गया था। आमतौर पर सर्दी ज्यादा होने पर कलेक्टर अवकाश बढ़ाने के लिए अधिकृत होते हैं। पिछले कई वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है। कलेक्टर अपने स्तर पर छुट्टियां बढ़ा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से इस संबंध में सभी कलेक्टर को पत्र दिया जाता है। खासकर पश्चिम राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, माउंट आबू, जैसलमेर और बाड़मेर में पारा शून्य से नीचे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 2 दिन शीतलहर का रेड अलर्ट। शीत मगर सर्दी, 8 शहरों में दिन का पारा 8 डिग्री लुढ़का। जी हां दोस्तों, प्रदेश में सर्दी सितम ढा रही है। लगातार चल रही ठंडी हवाएं सुबह के दौरान घना कोहरा और दिन में गलन से धूजनी छुड़ा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन घने कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 8 शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 8 डिग्री नीचे चला गया। सवाई माधोपुर, करौली, संगरिया, अंताबारा, श्रीगंगानगर, पिलानी, कोटा में अधिकतम तापमान 15 डिग्री से कम रहा। वहीं 9 शहरों में रात का पारा 5 डिग्री या इससे कम रहा। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर आ गया। इसके अलावा सीकर में 1.0 और फतेहपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। 2 दिन अतिशीत, 7 दिन से मावठ के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिन घने कोहरे व अतिशीत की परिस्थितियां बनी हुई है। 7 जनवरी से एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उदयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 8 से 9 जनवरी को जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गुरुवार सुबह बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बारां, झालावाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू और अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक में घना कोहरा छाए रहने से जनजीवन प्रभावित रहा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर रही। पिता सब्जी वाले, बॉयफ्रेंड गैंगस्टर, 18 की उम्र में जेल गई। जानिए मॉडल दिव्या पाहुजा की विवादित जिंदगी और मर्डर की मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, गुरुग्राम के बलदेव नगर की गली नंबर 15, इसकी पहचान ट्यूबवेल वाली गली के नाम से भी है। 2 दिन से यहाँ मीडिया वालों का आना जाना लगा है। सभी को यहाँ एक घर का दरवाजा बंद मिलता है क्योंकि घर वाले गायब हैं। वे घर मॉडल दिव्या पाहुजा का है। वहीं दिव्या पाहुजा, जिसका 2 जनवरी 2024 को गुरुग्राम के एक होटल में मर्डर हो गया। इस हत्याकांड में होटल के मालिक को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अभी तक न तो दिव्या की लाश बरामद हुई है और न ही उसका मोबाइल। पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ गवाह लगे हैं, जिससे इस चर्चित मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठने लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि दिव्या की बचपन की एक सहेली ने बताया कि दिव्या बचपन से बहुत महत्वाकांक्षी थी। खाने को रोटी और सिर ढकने के लिए मकान था, लेकिन उसके सपनों के आगे ये गुर्बत की जिंदगी थी। उसे हमेशा अपने विकलांग पिता की आमदनी कम लगती थी क्योंकि वो रोज नए नए कपड़े पहनना चाहती थी। पिता सब्जी बेचकर कितना कमा पाते। सैली ने बताया कि हम लोग सेक्टर 10A के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के दिनों में उसने तय कर लिया था कि वह मॉडल बनेगी और खूब पैसा कमाएगी। सुंदर तो वो बहुत थी, उसकी जुबान भी साफ थी। वह कभी कभी कंगे को माइक बनाकर एंकर की तरह बोलती रहती थी। स्कूल के दौरान उसे एंकरिंग का काम मिलने लगा। उसने छोटी मोटी पार्टियों में एंकरिंग शुरू कर दी। सैली बताती है, मुझे याद है कि पहली बार उसने एक पार्टी में एंकरिंग के लिए शॉर्ट स्कर्ट पहना था। जब वह रात को लौटी थी तो उसके पिता ने उसकी पिटाई कर दी। उसने छोटे कपड़े पहनने तो बंद नहीं किए, लेकिन पिता से छुपाना जरूर शुरू कर दिया। दिव्या पैसा कमाने लगी थी। वह कभी कभार स्कूल आती थी। वो जानती थी कि आगे बढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है। उसने खुद से कॉमर्स में एडिशन लिया, लेकिन बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया। वो मुझे व्हाट्सएप पर फोटोज भेजती थी जो हाई प्रोफाइल पार्टियों के होते थे। उसके फोटो न्यूज़पेपर में छपने लगे थे। 2016 में आखिरी बार उसने मुझे न्यू ईयर विश किया था। उसके बाद उसके मैसेज आने बंद हो गए। बाद में पता चला कि उसको जेल हो गई है। दिव्या पार्टियों में जाती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात गुरुग्राम के कुख्यात गैंगस्टर संदीप गडोली से हुई। दोनों की मुलाकात शुरू हो गई। संदीप ने प्रपोज किया, जिसे दिव्या ने एक्सेप्ट कर लिया। गैंगस्टर संदीप 1999 से अपराध की दुनिया में था। उस पर 40 से ज्यादा केस दिल्ली और आसपास के राज्यों में दर्ज थे। उस पर हरियाणा पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। पुलिस ने दिव्या की निगरानी शुरू कर दी। उसकी निगरानी की मदद से गुरुग्राम पुलिस ने मुंबई में 7 फरवरी 2016 को संदीप गडोली का एनकाउंटर कर दिया। यह कहानी मुंबई पुलिस की जांच के अनुसार है। मुंबई पुलिस ने इसे फर्जी एनकाउंटर मानकर जांच की थी। इसमें 6 पुलिसकर्मी मॉडल दिव्या पाहुजा को उसकी मां को साजिश में शामिल किया था।
बाद में सभी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस के अनुसार गुरुग्राम पुलिस ने एक हनी ट्रैप प्लान बनाया। इसके लिए एक सुंदर लड़की की तलाश की थी जो मॉडल दिव्या पाहुजा पर आकर खत्म हुई। पुलिस ने दिव्या को संदीप से मिलवाया और उसे प्यार के जाल में फंसवाया। संदीप ने दिव्या को मुंबई के अंधेरी स्थित एयरपोर्ट मेट्रो होटल में बिना हथियार बुलाया। जब वह वहां आ गया तो दिव्या ने पुलिस को सूचना दी और गुरुग्राम पुलिस के जवानों ने संदीप का फर्जी एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद दिव्या को भगा दिया। मुंबई पुलिस ने जब दिव्या को गिरफ्तार किया तब दिव्या 18 साल की थी। पिछले साल जनवरी में दिव्या ने बॉम्बे के सेशन कोर्ट के जज को लेटर लिखकर जमानत की अपील की थी। 19 जनवरी 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में छपी खबर के अनुसार बायकला जेल से दिव्या ने लिखा था कि गैंगस्टर संदीप गडोली ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसके साथ नहीं गई तो उसकी 15 साल की बहन और अपाहिज पिता का अपहरण कर लेगा। परिवार को बचाने के लिए मैंने हरियाणा पुलिस की मदद की। दिव्या ने लिखा कि मेरे और आरोपी पुलिस वालों के बीच न कोई कॉल हुआ और न कोई रुपए का लेन देन। कृपया मुझे अपने परिवार की मदद करने के लिए और अपना जीवन संवारने के लिए जमानत दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने दिव्या को जमानत दे दी। पुलिस के मुताबिक मंगलवार 2 जनवरी की रात मॉडल दिव्या पाहुजा को गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में होटल व्यापारी अभिजीत सिंह के साथ कमरे में गई थी। ये होटल अभिजीत का है लेकिन उसने इसे किराए पर दे रखा है। अभिजीत ने पुलिस को बताया कि दिव्या के पास उसके कुछ न्यूड फोटो और वीडियो थे। इन्हीं के बुत्ते पर वो अभिजीत को ब्लैकमेल करती थी। अभिजीत के मुताबिक पहले तो दिव्या कुछ 1000 रुपए लेकर मान जाती थी लेकिन इस बार वो बहुत मोटी रकम मांग रही थी। वो दिव्या को होटल में ले गया और उसने कहा कि वो फोटो और वीडियो डिलीट कर दे। दिव्या ने इसे इनकार कर दिया। इसके बाद अभिजीत ने दिव्या का फोन लिया और पासवर्ड मांगा ताकि वो खुद फोटो वीडियो डिलीट कर सके, लेकिन दिव्या ने मना कर दिया। गुस्से में अभिजीत ने दिव्या के सिर में गोली मार दी। हत्या के बाद अभिजीत ने अपने 2 साथियों को लाश को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया। उसकी लाश को एक कपड़े में लपेटकर अपनी BMW कार में रखवाया। लाश घसीटने का CCTV फुटेज भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार इस हत्या में होटल का सफाईकर्मी हेमराज और रिसेप्शनिस्ट ओम प्रकाश भी शामिल है। पुलिस ने 3 आरोपियों में होटल मालिक अभिजीत सिंह, 2 कर्मचारी हेमराज और ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। अभिजीत हिसार के मॉडल टाउन निवासी, हेमराज नेपाल और ओम प्रकाश पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए अभिजीत ने 10 लाख रुपए दिए हैं। पुलिस को अभी तक दिव्या की लाश नहीं मिली है। उसका अनुमान है कि लाश को पंजाब में कई ठिकाने लगाया गया है। एक अनुमान यह भी है कि लाश को घग्गर नदी में फेंक दिया गया है। पुलिस रास्तों में CCTV फुटेज जुटा रही है ताकि लाश का पता चल सके। दिव्या की बहन नैना ने आरोप लगाया कि हत्या गैंगस्टर संदीप गडोली की बहन और भाई ने बदला लेने के लिए कराई है। नैना की शिकायत के अनुसार दिव्या 1 जनवरी को अभिजीत से मिलने गई थी। 2 जनवरी की दोपहर 11:50 को दिव्या ने उसकी आखिरी बात हुई थी। इसके बाद जब भी परिवार ने दिव्या का फोन मिलाया तो वह हर बात बंद मिला। फिर दिव्या अभिजीत के दिल्ली स्थित घर गई। उसके बाद अभिजीत के होटल आई जहां वो आखिरी बार देखी गई थी। मैंने होटल वालों से कहा कि वो CCTV फुटेज दिखाए लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने पुलिस को बुलाया तो तलाशी के दौरान मुझे यहाँ से मेरी दिव्या की अंगूठी, ब्लेजर, डेबिट कार्ड और पैन कार्ड मिले। जब मुझे वहाँ खून के धब्बे दिखे तो मेरा शक मजबूत हो गया। मेरी बहन के साथ कुछ अनहोनी हुई है। उसके बाद पुलिस ने अभिजीत को उठाया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। तो दोस्तों आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप राजस्थान से जुड़ी इस प्रकार की तमाम खबरों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।